गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में उसका रिवीजन करते हैं और इसमें रिवीजन करने से क्या लाभ होगा कि आने वाला कोई भी एग्जाम हो उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आता है वह गलत न होगा। यह एक मास्टर वीडियो होगा, यानी कि एक ही वीडियो और उसमें ज्योग्राफी का पूरा रिवीजन हो जाएगा। कौन ज्योग्राफी? तो वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात कि हमारा चैनल ज़रूर देखें, विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो ज्योग्राफी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ब्रह्मांड से देखते हैं। तो ब्रह्मांड का क्या आएगा कि महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी संबंधित है किससे? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। याद कर लीजिए। दूसरा, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? जॉर्ज लेमेंतियर ने किया था। आगे देखिए, वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसका नाम क्या है? मिल्की वे या मंदाकिनी या आकाशगंगा कहिए या दूध मेखला कहिए या मिल्की वेव कहिए। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, मतलब आकाशगंगा का आकार कैसा है? यह सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में है। मतलब क्या होगा? इसके दो भुजाएं हैं जो इस तरह से और यही आगे इस तरह से चक्कर काटते रहता है। ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। तो एक ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मिक ईयर क्या है? तो सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय। पृथ्वी का वर्ष कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर जितने दिन में लगाता है वह पृथ्वी का वर्ष एक ही साल हो गया। इसी तरह सूर्य जो पूरा गैलेक्सी का है, जो मिल्की वे है, इसका चक्कर काटता है। तो जितने समय में वह चक्कर लगा लेता है एक परिक्रमा, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर्स। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 22 से 25 करोड़ वर्ष। इसी तरह याद कर लीजिए, काम देगा। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम क्या होगा? अगर किसी तारे का निर्माण होना है तो सबसे पहले प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। और तारे का जो रंग होता है वह किसका सूचक होता है? उसका तापमान यानी टेम्परेचर का। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं तो उसका क्या नाम है? चंद्रशेखर सीमा। यानी कि क्या है? तो 1.44 किसका? तो सूरज का जो द्रव्यमान है इसका 1.44 गुना अगर किसी तारे का द्रव्यमान है तो वहाँ पर क्या होगा? सुपरनोवा विस्फोट होगा उसका, और उसका पुनः जन्म होगा। लेकिन जैसे सूर्य है, इस तरह के कोई तारे हैं या ये सूर्य भी क्या? तो यह है कि ड्वार्फ स्टार हैं। तो इस 1.44 द्रव्यमान से कम वाले तारे का सुपरनोवा विस्फोट नहीं होगा, यानी यह धीरे धीरे समय के साथ बुझ जाएंगे और बुझ जाने पर क्या होगा? ये इनका मृत्यु हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या है? उसका नाम है कृष्ण बीवर। अब समझिए क्या है, सामान्य याद कीजिए, ब्लैक होल, जिसका हाल ही के समय में पिक्चर लिया गया था जो बहुत हाईलाइटेड था। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? तो एस चंद्रशेखर ने। इसमें क्या होता है कि इतना अधिक ग्रेविटी हो जाता है वहाँ पर, इतना अधिक घनत्व कि वह आकर्षित करने लगता है अपने तरफ सब कुछ। ये इतना, यहाँ तक कि प्रकाश को भी अपने से बाहर नहीं जाने देता है, जिससे हम लोग सामान्य दूरबीन से या नंगी आँखों से ब्लैक होल या कृष्ण बीवर को नहीं देख सकते हैं। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है, यह सही बात है। दूसरा देखते हैं, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। तो कारण कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है, तथा दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण क्या है? इसका बहुत अधिक उच्च घनत्व होना, डेंसिटी। और सुपरनोवा क्या होता है? यह एक मृतप्राय तारा होता है जिसमें क्या होगा? सुपरनोवा विस्फोट होता है और उससे क्या होगा? फिर पुनः तारे का जन्म हो जाता है। अंतरिक्ष में तारामंडलों यानी कॉन्स्टलेशंस की संख्या कितना है? तो यह 88 है। पल्सर, कृष्ण बीवर, क्वासर एवं भंगुर तारा आदि हैं। ये सब क्या है? तो पल्सर, कृष्ण बीवर, क्वासर, भंगुर तारा ये सब खगोलीय वस्तुएं हैं, यानी खगोलीय पिंड है। अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। क्या नहीं? तो ये ब्रिटल स्टार, कृष्ण मास्टर। ब्रिटल स्टार क्या है? ये मछली का नाम है। आगे देखिए, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? वह
नक्षत्र कहलाता है। इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं, इस तरह का रहता है। यह क्या है, तो यह सप्तर्षि है। आगे देखिए, हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तो उस तारे का नाम क्या था, तो बीटलग्यूस। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व किसका है, सर्वाधिक एवरेज घनत्व तो पृथ्वी का है। कितना, तो अगर 1 ग्राम लंबा 1 ग्राम चौड़ा का कोई क्षेत्र काट लिया जाए, यानी 1 क्यू पूरा एक घन मान लेते हैं इसको, तो उसमें कितना होगा 1 ग्राम में, तो उसका वजन 5.5 ग्राम होगा, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में। पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को कैसा दिखाई देगा, तो कोई अंतरिक्ष में बैठा हुआ है और वो ऊपर से वो पृथ्वी को देखेगा और आकाश को भी देखे, तो पृथ्वी से ऊपर देखे तो क्या होगा, हम लोग पृथ्वी के ऊपर देखते हैं तो नीला लगता है, लेकिन उसको अंतरिक्ष कैसा लगेगा, आकाश, तो आकाश स्याह लगेगा। और दिन में भी तारे दिखाई देंगे, लेकिन वो तारे टिमटिमाते नहीं नजर आएंगे। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व कौन कौन है, तो पूरा कर पृथ्वी है वह, इसमें कुल मिलाकर सबसे अधिक लोहा है 35%, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है। लेकिन बात आ जाएगी पृथ्वी के ऊपरी सतह यानी परपटी पर, क्रस्ट पर, तो सबसे अधिक ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पर एल्युमिनियम का नंबर आता है। प्रकाश वर्ष, यह क्या है, यह दूरी का इकाई है। मतलब क्या होगा कि प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी, 1 प्रकाश वर्ष में होता है 9.461 गुना 10⁻15 मीटर स्क्वायर। यह दूरी की बात हो रही है, यानी 1 वर्ष में प्रकाश इतना दूरी तय करती है। आगे देखते हैं, तारों के मध्य ज्ञात करने की इकाई है, तो कौन इकाई, यह प्रकाश वर्ष है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होगा कहाँ होगा, तो वह विषुवत रेखा यानी पृथ्वी के केंद्र में है। तब ना वो किसी को एकदम नीचे से लंबवत सीधा ऊपर की तरफ जाते दिखेगा। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं तो वह कौन सा है, तो वह सप्तर्षि है, सप्तऋषि। अब हम लोग सौरमंडल के बारे में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सौरमंडल का भाग नहीं है कौन, तो निहारिका यानी गैलेक्सी या मिल्की वे का ही, क्योंकि इसका भाग सौरमंडल है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो हम लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट, लेकिन हम लोग को याद किया करना है यह बात कोपरनिकस ने कही। सौरमंडल का निर्माण हुआ था, कब हुआ, तो आज से 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। हमारे सौरमंडल के संदर्भ में सही कथन है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, सबसे घना हुआ है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है, और अगस्त 2000 पूर्व से पहले इसकी संख्या 9 थी, लेकिन प्लूटो को इससे बाहर कर दिया गया था। इसके कुछ टर्म और कंडीशंस हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में वो 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित हैं, यानी हम लोग जानते हैं यह सूरज है, सूरज के बाद छोटा ग्रह बुध है, बुध से बड़ा शुक्र, इतना ही बड़ा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद छोटा सा है मंगल, मंगल के बाद में बहुत ये क्यूपर, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, तो यह एस्टेरॉयड बेल्ट है। उसके बाद में विशाल ग्रह बृहस्पति, फिर शनि और अरुण एंड वरुण 2 ग्रह। तो क्या पूछा, मंगल यानी यह मंगल और अरुण यानी यूरेनस के बीच में कौन कौन ग्रह होगा, यूरेनस यह हो गया, तो बृहस्पति और शनि ग्रह है। ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर सूरज रख दीजिए, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह, तो यह सूर्य है और यह पृथ्वी, इसके मध्य ग्रह बुध तथा शुक्र है। और पृथ्वी कहाँ स्थित है, तो पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। ग्रहों के बारे में सतकथन क्या होता है, तो ग्रह अप्रकाशमान होते हैं लेकिन यह चमकते हैं। क्यों, क्योंकि यह अपने तारे, जो इनका पेरेंट, पृथ्वी का पेरेंट कौन है, तो तारा है, कौन है, तो सूरज, तो इससे यह प्रकाश प्राप्त करता है, जिसे चमकते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ पर कुछ मिलान किया हुआ है, देख लीजिए। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह तो बुध के बाद शुक्र है, और सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है, तो वो बुध है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह जो सबसे दूर होगा वही सबसे स्लो चलता हुआ प्रतीत होगा, तो वरुण यानी अरुण, वरुण।
सॉरी यह मध्यतम है इसके जो इसका अक्ष है उस पर चलने के क्रम में, क्योंकि सबसे लेट से कौन दूर है, सबसे दूर ग्रह का नाम है यहाँ देखिए नेपच्यून, और हाँ सही तो है, तो यह वरुण हाँ सबसे दूर है, तो यह सबसे अधिक समय लगता है इसको सूर्य का चक्कर लगाने में। आकाश के अनुसार सॉरी आकार नहीं वेट यानी आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति है, सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस यानी अरुण, और उसके बाद उससे छोटा वरुण है और तब पृथ्वी होगा। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो किस ग्रह की पहचान है, यह जुबियन ग्रह है यानी जो बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह में कौन कौन आता है, तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, वरुण, लेकिन बात हो रही है कि इसमें हीलियम, हाइड्रोजन और मीथेन प्रमुख गैसें हैं, तो यह बृहस्पति में भी है, शनि में भी है, मंगल में भी है और अरुण वरुण दोनों में है। गोल्डीलॉक्स जोन मतलब क्या, यह वैसा क्षेत्र जो तारे से दूर, मान लेते हैं यह तारा है, उसका एक ऐसा इलाका जिसके बीच यहाँ पर इसी अगर इधर आएगा तो अधिक तापमान, इधर आएगा तो कम तापमान, यानी यहाँ पर जम जाएगा यहाँ पर जल जाएगा, तो बीच का वह क्षेत्र जो रहने योग्य हो, यानी कि वह आवासीय क्षेत्र हो, यानी कि वहाँ पर जीव जंतु जिंदा रह सके, यानी कि वहाँ का तापमान पृथ्वी के बराबर हो, यानी भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमा ही या आवासीय जोन ही गोल्डीलॉक्स जोन कहलाती है। कुछ मिलान है यहाँ देखिए, ग्रह इसमें ग्रह कौन है, यूरेनस, उपग्रह कौन है, चंद्रमा, पुच्छल तारा हेलिका, और कृत्रिम उपग्रह जो मानव ने भेजा तो इसका नाम है मेराइनर। अब सूर्य के बारे में कुछ देख लेते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं कौन कौन, गैस और प्लाज्मा के रूप में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। हीरक वलय यानी डायमंड रिंग एक दृश्य है, हीरक वलय जिसे देखा जाता है कब, तो केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, या इस डायमंड रिंग कब आता है, जैसे जब प्रायः सूर्य ग्रहण की घटना होती है, तो यह सूरज है लेकिन चांद तो छोटा है, तो चांद इसके बीच में चला जाता है, तो चारों तरफ बाहर से जो आभा मंडल आता है यही हीरक वलय यानी कि डायमंड रिंग की तरह चमकता है। सूर्य ग्रहण होता है कब, तो न्यू मून डे यानी अमावस्या को, या हिंदी में इसको क्या कहेंगे तो प्रतिपदा को। और प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन, लेकिन सभी अमावस्या के दिन न होगा। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण मतलब क्या, यह सूरज है और कलर चेंज कर लें, यह पृथ्वी है, लेकिन बीच में अगर जब चांद यहाँ पर चला आया, चांद का कलर यह चांद, तब क्या होगा, जब लाइटें पड़ेगी तो यह बीच का क्षेत्र जो यहाँ पर अंधेरा पड़ेगा, यही कारण सूर्य ग्रहण होता है। मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चांद चला आए तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। चंद्र ग्रहण में जब सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी चला है तो चंद्र ग्रहण हो जाती है। खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से भी बहुत छोटा है और सूर्य से तो छोटा है ही। सूर्य का प्रभामंडल यानी हेलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। पछाब मेघों के हिम स्फटिकों में, पछाब मेघ जब होगा तो ये इस तरह का मेघ रहता है उजला उजला, और उसके ऊपर जब सूरज आएगा तो नीचे से हम लोग देखेंगे, लेकिन क्या देख पाते हैं, इसमें हमको सूरज का आभा मंडल भी दिखाई देता है। एक खगोलीय एकक यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है, तो किसका है, तो यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितना है, तो 150 गुना 10⁻6 किलोमीटर, याद कर लीजिए 150 गुना 10⁻6 किलोमीटर या लगभग 15 करोड़ किलोमीटर का इसको एवरेज। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है तो 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है कब, तो 3 जनवरी को, उसको क्या कहते हैं, पेरिहेलियम यानी पास। और आगे देखते हैं, सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है कितना, तो 109.2 गुना। बुध के बारे में थोड़ा देख लीजिए, वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है
कौन है जो निकट होगा वह सबसे जल्दी लगा लेगा। तो यह है बुध ग्रह मात्र 87.96 दिन में। और 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हुए हैं कौन कौन, तो बुध और शुक्र। सतकथ यहाँ किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी ब्राइटनेस निर्धारित करती है। यानी जो जितना अधिक प्रकाश का परावर्तन करेगा उसका ब्राइटनेस अधिक होगा, यानी जिसका एल्बिडो अधिक होगा वह उतना चमकीला होगा। तभी तो हम लोग जानते हैं कि श्वेत प्रकाश यानी जो ताज़ा बर्फ होता है उसका एल्बिडो सबसे अधिक होता है, तभी तो उसको हम लोग नहीं खुली आँखों से देखते हैं तो आँखें चौंधी आ जाती हैं। शुक्र के बारे में, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है कौन, तो शुक्र। और इवनिंग स्टार इसको कहते हैं किसको, तो शुक्र को। वह ग्रह जिसको भोर का तारा कहा जाता है नाम शुक्र। सुंदरता की देवी तो शुक्र। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है, यानी असंभव है, सिंपल याद कीजिए। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है, तो सही बात है, दोनों की स्थिति है, इसीलिए शुक्र ग्रह है, इसको सुंदरता की देवी कहा जाता है। लेकिन अगर सही मामले में अगर पूरी दुनिया में कहीं नरक हो तो वहीं हो सकता है, क्योंकि वह है एक हॉट चेम्बर की तरह है जहाँ का तापमान लगभग 800 डिग्री है और तापमान घटता भी नहीं है। पृथ्वी के जुड़वा वाहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है तो शुक्र है। और मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया था कहाँ, तो यह शुक्र के लिए भेजा गया था। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में थोड़ा देख लेंगे। पृथ्वी गोलाकार है यानी जीवाइड है। तो सर्वप्रथम ये किसने कहा था, तो यह अरस्तु ने कहा था। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है तो ग्रीन प्लेनेट। पृथ्वी का व्यास, व्यास मतलब क्या, हम लोग जानते हैं कि यह पृथ्वी कैसा है, एक वृत्ताकार है, यह आधा यह त्रिज्या होता है, लेकिन 2r यानी यह 1r, तो 2r बराबर क्या होगा 1d, यानी एक यह व्यास की बात हो रही है, ये व्यास यानी पूरा रेडियस, तो व्यास। तो व्यास का मतलब पृथ्वी का व्यास है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए दूसरे अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, इसी कारण सही बात है। क्यों, सॉरी ये गलत है, यानी पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थानों पर किसी वस्तु का जो वस्तु है उसका वजन थोड़े घटेगा, नहीं घटेगा, वजन तो जितना है उसका उतना रहता ही है, लेकिन हाँ दाब में अंतर है, ग्रेविटी में अंतर हो सकता है जिस कारण वजन घट जाए। और पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, तो यह तो सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर यहाँ देखिए पृथ्वी कैसा है, पृथ्वी जीवाइड है, मतलब क्या, ये पृथ्वी इस तरह का लगभग यह चिपटा हुआ है, यानी बीच में विषुवत रेखा है, यह पश्चिम और यह पूर्व, तो यह अधिक चौड़ा है, और उसके अपेक्षा में यह जो नॉर्थ और साउथ है यह कम चौड़ा है, यानी कि और गोला होता तो वृत्त इस तरह का गोला रहता, लेकिन इस तरह का नहीं है। पृथ्वी के तल अभ्यंतर यानी आउटर कोर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है, तो पृथ्वी का जो कोर है अंदर वह भी क्या है, आउटर कोर की बात हो रही है, तो यह श्यान द्रव यानी गाढ़ा द्रव है। इसी तरह चंद्रमा का भी जो अभ्यंतर होगा आउटर कोर वह भी श्यान द्रव रूप में है। भूपर्पटी में बहुत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है, सबसे अधिक कौन, तो यह तत्व ऑक्सीजन। और पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है, तो 8 मिनट 17 सेकेंड लगभग। वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो उस तारे का नाम तो सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन नाम है इसका शुक्र। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो लगभग 365.25 दिन। तभी तो प्रत्येक चौथा वर्ष क्या होता है, लीप ईयर, क्योंकि जो 1/4 दिन होता है यह 4 वर्ष बराबर क्या होता है, तो पूरा का पूरा एक दिन हो जाता है, जिसको एडजस्ट करना पड़ता है, और हम लोग फरवरी को 29 दिन का बना देते हैं। अपने परिपथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, वह यह क्या है, तो पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है तो वह कितना, तो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। दूसरा, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब दूरी तय करती है, तो पृथ्वी परिक्रमा पथ पर कितना, तो 29.8 किलोमीटर, यानी यहाँ देखिए यह सूरज है, और पृथ्वी इस तरह से चक्कर काटती है, यानी यह वलयाकार
तो यह जो चक्कर काटने की रफ्तार यह प्रति सेकंड 29.8 किलोमीटर की रफ्तार से है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर परिभ्रमण यानी घूर्णन कर रही है, तो यह पिंड हो गया। तो पृथ्वी लोग जानते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चक्कर काट रही, इस लट्टू की तरह नाचते रहती है। तो यह क्या है, तो 27.83 किलोमीटर प्रति सेकेंड मिनट की बात हो रही है। आगे देखिए, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी है। तो पृथ्वी इस तरह से सीधा नहीं है, पृथ्वी थोड़ा सा झुका हुआ है, मान लेते हैं थोड़ा सा, और 90 डिग्री पर था ऐसे, लेकिन यह इतना, यह लगभग 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। और पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। तो सही बात है। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी है इसका जो नॉर्थ है इसको उत्तरी ध्रुव, और साउथ को साउथ पोल, और नॉर्थ को नॉर्थ पोल कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता है। और दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या है, तो वह भू परिभ्रमण, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर इस तरह से चक्कर काटना। इससे क्या होगा, यहाँ पर सूरज है तो 24 घंटा में यह एक चक्कर पूरा करती है, अतः 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात हो जाता है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ेंगी, तो यह विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। आगे देखते हैं, मौसम बदलने का कारण है, क्या कारण है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। वह पृथ्वी अगर गोला रहता तो सालों भर एक ही मौसम पूरे दुनिया में मिलता, लेकिन पृथ्वी थोड़ा सा टिल्टेड है, जिस कारण मौसम बदलता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए, उदाहरण के लिए दिल्ली शहर, और दिन में उदाहरण दोपहर 12 बजे हैं, तो वहाँ का तापमान सर्दियों के अपेक्षा गर्मियों में समानता अधिक होगी। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी थी, क्योंकि सर्दी के दिनों में पृथ्वी सूरज क्या था, तो सूरज दक्षिणी ध्रुव पर वह चमक रहा था, लेकिन गर्मी के दिन में यानी जून जुलाई में पृथ्वी क्या होता है, तो यह कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा भारत के बीच बीच से होकर गुजरती है, अतः सूर्य का प्रकाश अधिक मिलेगा, अतः तापमान अधिक हो जाएगा। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना क्या होगी कि हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं केपलर का नियम कि जो ग्रह नज़दीक है या कोई ग्रह दूर है तो उसके बराबर जो वो परिक्रमा करेगा तो उसका जो क्षेत्रफल एरिया का होगा वह बराबर होगा। यही कारण है कि जो नज़दीक का ग्रह होता है वह तेज परिक्रमा करता है, और जो दूर का ग्रह होगा वह धीरे धीरे परिक्रमा करेगा, क्योंकि दोनों को एक समान समय में एक समान क्षेत्रफल ही तय करनी रहती है। यही कारण होगा कि हम लोग का पृथ्वी क्या होगा कि यह तेज हो जाएगा, और पृथ्वी का जो अभी 365 दिन में एक वर्ष पूरा होता है, होगा कि कहीं वह 200 दिन में ही एक वर्ष पूरा हो जाए। पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना अधिक कहाँ है, तो यह 23 डिग्री अक्षांश के पास नॉर्थ या साउथ यानी कर्क रेखा और मकर रेखा पर। ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग डिटेल से ज्योग्राफी के क्लास में पढ़े हुए हैं। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में ही क्यों छोड़े जाते हैं, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। तो ये गलत है परंतु आर सही है। ऐसा क्यों, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं। यहाँ पर श्रीहरिकोटा है और इसका पूर्व किधर हो गया, इधर, और पृथ्वी कैसे चलता है, तो यह भी पश्चिम से पूर्व की दिशा में ही जाएगी। तो पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व दिशा में जा रही है और यह भी पूर्व दिशा में जा रही है, यानी पृथ्वी के साथ ही चक्कर काटेगी। इससे कोई मतलब इसको नहीं है, लेकिन पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की चक्कर लगाती है, इससे उपग्रह को निकास का वेग मिल जाता है, इतना कह सकते हैं। और पूरी दुनिया में जहाँ भी जो कोई भी अगर अंतरिक्ष स्टेशन है जहाँ से स्पेसक्राफ्ट छोड़ा जाता है, जैसे अमेरिका का फ्लोरिडा में है, फ्रांस का कोलेरू अंतरिक्ष स्टेशन है, कहाँ है तो वह सूरीनाम में है, और वो कहाँ है तो वह भी पूर्वी तट पर ही है। फिर जापान, तो यह भी चीन के पूर्व में स्थित है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के परितः परती क्या लिखा हुआ है,
घूमने या सॉरी पृथ्वी पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, यानी पृथ्वी है, इसका चक्कर कोई उपग्रह काट रहा है तो लगातार चल रहा है, तो इसी के साथ अगर कोई गेंद गिरा दी जाए तो क्या होगा? पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में वह घूमती रहेगी। पृथ्वी ग्रह की संरचना में पड़ावा यानी मेंटल के नीचे क्रूड बना होता है, और क्रूड किस चीज़ से बना है? तो वह लोहा और निकल से है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का अगर काट निकाल दिया जाए तो इस तरह का मैप देखिए होइएगा। यह क्या है? तो यह पृथ्वी का केंद्र है, यह कोर है। कोर में क्या होता है? निकेल यानी नीफे इसको कहते हैं, निकेल और फेरस यानी निकेल और लोहा से बना है। उसके बाद ऊपर आता है मेंटल। मेंटल में क्या होता है? और उससे ऊपर क्रस्ट रहता है, तो यह इसको सिंपल कहा जाता है, यह सियाल है यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम, यह सीमा है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और यह कोर इसको क्या कहेंगे? तो यह नीफे है, यानी कि इसमें निकेल और फेरस की मात्रा अधिक होती है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मंगल ग्रह, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। वह कौन सा ग्रह है? तो वह मंगल ग्रह की बात हो रही है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। गलत बात, वह लगभग डबल है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, वह लगभग आधी है, यानी ए गलत और आर सही है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह पर बर्फ है, यानी उसका हिम टोपी है वहाँ पर, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, और हिम स्थिति जल की उपस्थिति के कारण अगर पानी है तो जीव हो सकता है, या मानव अपने लायक वहाँ पर जल से ऊर्जा का निष्कर्षण कर ले। पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, एक और कोई ग्रह है या कोई पिंड है, और क्योंकि यहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। वह कौन है? तो उसका नाम है यूरोपा। यह बृहस्पति का उपग्रह है। और फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल की सतह पर उतरा था कब? तो 25 मई 2008 को। उसके बाद में अपना भारत भी भेज चुका है मार्स ऑर्बिटर मिशन। फिर चीन का तियानवे-1 जाने वाला है, अमेरिका का क्यूरियोसिटी 1, बहुत तरह के भी उपग्रह अपॉर्चुनिटी, ये सब मंगल का चक्कर काट चुके हैं या मंगल की सतह पर लैंड कर चुके हैं। आगे देखते हैं। अब हम लोग बृहस्पति के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई थी, किसके द्वारा? तो गैलीलियो के द्वारा। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है तो बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है तो अभी बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह है, कौन है? तो जो सबसे दूर होगा इसका नाम वरुण है। बृहस्पति का वलय होता है कैसा? तो वह सिलिकेटों का बना हुआ है, और वह ग्रह जिसका सर्वाधिक अवगलत, क्योंकि सर्वाधिक उपग्रह अब शनि के हैं, बृहस्पति के न रहे। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय कितना लेता है? तो 29.5 वर्ष। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है, नाम शनि, और बृहस्पति के भी वलय हैं। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्षयान कैसिनी ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया था उसका नाम क्या था? तो शनि ग्रह। शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वह है तो शनि नेपच्यून से गर्म है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? तो शनि का है। और वरुण एवं प्लूटो के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो यह 84 वर्ष लेता है, 84 ईयर्स। जिस ग्रह या बौना ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है वह कौन है? तो प्लूटो। यह सबसे अधिक समय लेता है पृथ्वी के सूर्य का एक चक्कर लगाने में। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है। कौन नहीं है? तो वह प्लूटो। क्यों नहीं है? उसमें एक टर्म कंडीशन था कि कोई ग्रह जिसका एक अपना परफेक्ट पाथ होना चाहिए, तो यह प्लूटो उसका पालन नहीं करता है। वह ग्रह जो गोल हो, जैसे गोल तो है लेकिन वह अपना जो उसका इलाका हो उसको क्लियर करके रखी थी, उसका ग्रेविटी होना चाहिए, लेकिन इतना इसका नहीं है क्योंकि यह बहुत छोटा है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है अभी वर्तमान में कौन? तो बुध है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह तो यह नेपच्यून है, क्योंकि प्लूटो तो ग्रह है ही नहीं। सौर जगत का सबसे दूर ग्रह तो कभी वरुण
और कभी एन, क्योंकि इसी कारण प्लूटो को ग्रह नहीं माना गया, क्योंकि यह वरुण का रास्ता काट देता है। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है कहाँ पर, तो ये दोनों चंद्रमा यानी कि ये सैटेलाइट है किसके, तो यह प्लूटो के हैं, निक्स और हाइड्रा। अब हम लोग अपना चंद्रमा यानी मून के बारे में जानेंगे। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, तो कब रखा, तो 1969 में रखा था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर स्थित है कहाँ, तो यह चंद्रमा पर है। चांद का स्वतः एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। हम लोग बचपन से आज तक जब भी आप लोग रात में देखते हुए चंद्रमा को, तो उस पर एक इस तरह का चेहरा लगता है जैसे बहुत बड़ा छाया हो। इसके बारे में बहुत तरह की किंवदंतियाँ हैं, लेकिन वर्तमान में कहा जाता है कि ये वहाँ का पहाड़ का पिक्चर है। तो हम लोग सब दिन उसी क्षेत्र को ही देखते हैं। चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है, यानी यह टाइडल लॉक्ड है। मतलब क्या हुआ, मतलब यह पृथ्वी है, मान लेते हैं यह पृथ्वी हो गया और यह चांद है। जितना एक चक्कर चांद जितना समय में लगाता है उतने ही समय में यह अपना भी एक चक्कर लगा लेता है, जिस कारण पृथ्वी पर कोई व्यक्ति अगर हम लोग हैं तो जो आज फेस ये देखे और जब बूढ़ा हो जाएंगे फिर भी वही फेस उसका देखेंगे। पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। चलिए सही बात है, आगे देखते हैं। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसकी पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, तो सही है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों, क्योंकि ध्वनि क्या होता है, यह मैकेनिकल वेग है या अनुदैर्ध्य तरंग है, क्योंकि इसको गुजरने के लिए माध्यम चाहिए और चंद्रमा पर माध्यम नहीं है, मतलब कि वहाँ निर्वात है यानी वायुमंडल नहीं है। चंद्रग्रहण कब होगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगी, तो पृथ्वी आ जाती है। वह परिस्थिति जिसमें चंद्रग्रहण होता है उसको क्या कहते हैं, उसको फुल मून यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण कहेंगे। पूर्ण चंद्र यानी फुल मून मतलब पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण होगा और अमावस्या को सूर्य ग्रहण। 16 नवंबर 2016 इसी तरह हाल ही में फिर चंद्र ग्रहण हुआ था, इससे पहले ही वाले महीना में। तो उस समय सामान्य से अधिक चमकदार होने के कारण, मतलब चंद्रमा जो था उस दिन बहुत अधिक चमकदार था। क्यों, क्योंकि उस दिन पेरिजी की स्थिति थी, अपोजी पेरिजी, एपिहेली पेरिहेली, दो बात याद कीजिए। तो एपिहेलियन और पेरिहेलियन का मतलब होता है पृथ्वी और सूर्य के संदर्भ में, और पेरिहेलियन की दूरी मतलब है कि यह सूरज है, पृथ्वी की दूरी उस दिन निकट है, और एपिहेलियन मतलब पृथ्वी और सूर्य के मध्य सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित है उस दिन। इसी तरह अपोजी या एपेजी या पेरिजी, तो पेरिजी मतलब क्या, पास, यानी पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी न्यूनतम होंगी, और पेरिजी में और अपोजी में क्या होगा, इसका दूर, यानी पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी सबसे अधिक दूर पर होगी। जब नज़दीक चंद्रमा होगा तो उसका आकार बड़ा दिखाई देगा। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री का होता है। मतलब अर्धचंद्र मतलब क्या, यह सूरज है मान लेते हैं, या इसको पृथ्वी मान लीजिए, यहाँ पर चांद है और यहाँ पर यह सूरज हो गया, तो यह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। सौरमंडल में चंद्रमा है तो क्या है, यह पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट यानी उपग्रह है। ग्रह में कौन है, यूरेनस, उपग्रह में चंद्रमा, पूछल तारा हेली, कृत्रिम चंद्र उपग्रह यान तो मैरिनर। ब्लू मून परिघटना होती है, कब होगी ब्लू मून, तो जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है। मतलब एक सौर वर्ष यानी एक पृथ्वी का जो वर्ष होता है उसमें मान लेते हैं प्रत्येक वर्ष जितना पूर्णिमा हो, तो 12 महीने हैं, तो 12 दूनी कितना, तो 24 पूर्णिमा होगा, 24 अमावस्या। लेकिन अगर किसी वर्ष 25वां पूर्णिमा हो जाए उसको क्या कहेंगे, अतिरिक्त पूर्णिमा को ब्लू मून की परिघटना कहते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होगा, उसका भार घट जाएगा, वजन घट जाएगा, मास नहीं घटेगा, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का वेट लगभग 1/6 है, अतः वहाँ पर उसका ग्रेविटी कम है। जब ग्रेविटी कम है तो वजन घट जाएगा। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी तो 3,84,400 किलोमीटर है। क्षुद्र तारा,
तो यह कहाँ मिलता है, तो यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक इसकी पट्टी है जो कभी ग्रह न बन पाए। इसी तरह रॉकी बॉडीज हैं और सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल यानी पत्थर के छोटे टुकड़ों के समूह को क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों के विषय में कथन क्या है, सही कथन दिया हुआ है, देख लीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं और अधिकांशतः क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर से भी बड़ा है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं कौन कौन, तो मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच में अंतर क्या है। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रह इकाएँ यानी प्लेनेटाइड है, मतलब जो पहले ग्रह बनने का सपना देखे थे लेकिन कभी ग्रह न बन पाए। जबकि धूमकेतु यह आइसी बॉडी है यानी हिमस्थित गैसों से निर्मित है जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब क्षुद्र ग्रह का पाथ अनियंत्रित है, जब यह सूरज के वैसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहाँ से उन पर ताप पड़ना आरंभ हो जाता है, तब उनका जो बर्फ है वह गलना शुरू होगा। अब गलेगा तो क्या होगा, आगे का भाग गल रहा है तो इस तरह से उनका लंबा सा पूंछ सा दिखाई देता है और धीरे धीरे यह सूर्य की गर्मी के कारण इनका नाश हो जाता है। आगे देखेंगे हम लोग आज धूमकेतु एवं उल्का। धूमकेतु एंड उल्का यानी मीटियोर एंड मीटियोराइट्स। सामान्य तौर पर इतना याद कीजिए कि एक होता है जो आकाश में ही चमक जाए तो उसको उल्का कहेंगे, और वह गिर जाए पृथ्वी पर पहुंच जाए तो वह उल्का पिंड होता है। तो देखिए धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है, यानी सूरज अगर यहाँ पर है, अगर यह धूमकेतु यहाँ दिखाई देगा तो उसका पूंछ इस तरह से होगा अपोजिट साइड में। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर मौजूद पर भैज दाब डालता है और जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। यानी सूर्य का जो ताप होता है उससे उसका जो उस पर उपस्थित गैसें हैं या जो हिमकण हैं वह गलना शुरू कर देते हैं, और जब गलेंगे तो क्या होगा, वह उसके धूमकेतु को छोड़ देंगे जिस तरह इस तरह से उनका लंबा सा पूंछ हो जाता है। हेलीबॉप नाम है किसका, तो यह पूछल तारा या धूमकेतु का नाम है। सुमेकर लेविनाइन धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, तो यह बृहस्पति ग्रह से टकरा गया था। उल्का यानी मीटियोर क्या है, तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश यह उल्का। लेकिन उल्का मतलब क्या, जो रास्ते में ही जल जाए, नष्ट हो जाए वायुमंडल में, उसको मीटियोर कहेंगे। और वही जब वह शेष भाग पूरा न जल पाए और पृथ्वी पर आकर गिर जाए, पृथ्वी पर टक्कर दे दे तो वह मीटियोराइट यानी उल्का पिंड कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी के बारे में। सबसे पहले अक्षांश या अंग्रेजी में नाम लेटिट्यूड, मतलब जो लेटा हुआ है यह पृथ्वी है तो यह इस तरह से मिलेगा आपको। ये बीच में 0 डिग्री, नॉर्थ 23.5, साउथ 23.5 महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊपर वाला कर्क नीचे वाला मकर रेखा, और 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों पॉइंट हैं। और सबसे बड़ा वृत्त कौन होगा, तो यह 0 डिग्री। देखिए 91 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री दक्षिण, 91 डिग्री पश्चिम में से जो सही अक्षांशीय स्थिति है वह कौन होगी, तो अक्षांश क्या होगा, यह उत्तर और दक्षिण की तरफ इसका विस्तार रहता है अक्षांश का, और जाता कैसा है, तो वेस्ट टू ईस्ट होता है। तो यह 0 डिग्री तो 0 डिग्री होगा, लेकिन उसके बाद में या तो हम लोग बोलेंगे नॉर्थ या साउथ, तो इसमें कौन है, तो एकमात्र जो अक्षांश है वह यही 45 डिग्री साउथ अक्षांश की बात हो रही है। 91 डिग्री जैसा कोई होता नहीं है। एक ग्लोब पर अक्षांशों में बृहद कौन होगा, तो यह इक्वेटोरियल यानी विषुवत रेखा होता है। प्रधान यमोत्तर यानी ध्रुवीय एवं तथा विषुवत यानी भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन, यानी दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं, दोनों अंत महासागर में मिल जाते हैं। तो क्या क्वेश्चन था, प्रधान यमोत्तर और विषुवत रेखा यानी दोनों आपस में एक दूसरे को कहाँ करते हैं। तो क्वेश्चन आ गया कि प्रधान यमोत्तर मतलब क्या, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, और यह है लेटीट्यूड। तो देखिए हम लोग बनाते हैं, कैसे समझेंगे इसको। लेक पृथ्वी यह हो गया, तो पूरब से पश्चिम यानी यह वेस्ट है, और ईस्ट
इस तरह से कौन सी रेखाएं रहती है, तो यह लेटीट्यूड यानी यह अक्षांश रेखाएं, और नॉर्थ से साउथ यानी ऊपर से लेकर नीचे की तरफ इस तरह, इसको क्या कहते हैं, यह है लॉन्गिट्यूड। इसमें एक रेखा को 0 डिग्री मान लिया गया है, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर जितने भी रेखाएं हैं यह सब के सब एक तरह दिखने में लगती है। तो ग्रीनविच यानी जो यूके का वेधशाला था, वेधशाला जहाँ पर सब लोग पढ़े हुए थे, वहीं के लोग मान ली चलो, यहीं से हम लोग पृथ्वी पर गणना शुरू करते हैं। तो यह 0 डिग्री यमोत्तर और विषुवतीय रेखा, ये दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं, ये दोनों एक दूसरे को आपस में कहाँ क्रॉस करेंगे, तो यह अंध महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर में गिनिया की खाड़ी के पास क्रॉस करते हैं। आगे देखते हैं देशांतर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, तो यह विड्थ है। तो यह 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करती है, और 24 घंटा बराबर 360 मिनट, यानी 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, यानी 1 मिनट बराबर 4 मिनट का समय होता है। यानी 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री दूरी कितना, तो सूर्य पृथ्वी तय करेगी तो 4 मिनट में। तो 2 घंटा आगे है ग्रीनविच से, तो ग्रीनविच में अगर 12 बजेगा तो यहाँ पर 2 घंटा आगे है, यानी कि 30 डिग्री पूर्व। तो 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री देशांतर, यानी 30 गुना 4 यानी 120 डिग्री पूर्वी, 120 मिनट या 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। आगे बढ़ते हैं। जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो, यानी यहाँ पर 12 बज रहा हो, तब प्रातः 6:30 बजेंगे। कहाँ पर, तो प्रातः 6:30, यानी कि यहाँ पर 12 बज गया तो वहाँ पर सुबह की बात हो रही है, मतलब कि वहाँ पर अभी भी सूर्योदय हुआ है। इसमें से माइनस 6:30 घंटा घटा लीजिए, कितना बचेगा, 5 घंटा 30 मिनट। तो 5 घंटा 30 मिनट बराबर कितना देशांतर, तो 1 घंटा बराबर 15 डिग्री देशांतर, तो और 30 मिनट बराबर 7.5 डिग्री देशांतर, यानी 82.5 डिग्री देशांतर हो जाएगा। तो 82.5 डिग्री इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम, यानी कि यह मेन यमोत्तर है जो ग्रीनविच से गुजरता है, वहाँ का होगा बारे में है। यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, 2 स्थान हैं, यहाँ एक ए है और एक बी है, और दोनों के मध्य 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर कितना होगा। हम लोग जानते हैं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर होता है, तो 90 डिग्री बराबर 90 गुना 4 यानी 360 मिनट का अंतर होगा। तो 360 मिनट को घंटा में बदलेंगे, 360 से भाग दे दीजिए, तब कितना आएगा, तो 6 घंटा आएगा, 6 घंटे का अंतर होगा। जब ग्रीनविच में मध्याह्न हो यानी 12 बजे, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम का है, यानी यहाँ पर ग्रीनविच में कितना हो गया, 12 बज गया, और कोई दूसरा जगह है जहाँ पर शाम का 5 बज रहा है, तब वह जगह अवस्थित होगा। तो अगर सुबह होता तो ग्रीनविच से किधर होता, तो अगर यहाँ 12 बज गया, अगर सुबह है तो ग्रीनविच से यह पश्चिम होगा। अगर शाम है यानी कि यहाँ पर सूर्योदय पहले हुआ है तो सुबह की बात हो रही है, यानी शाम की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर सूर्योदय पहले होगा तब ना यहाँ पर शाम हो रहा है, तो ग्रीनविच में अभी 12 ही बजा है, यानी समय सूर्योदय कहाँ पहले होता है, ईस्ट में, और सूर्योदय कहाँ हम लोग देखते हैं सूर्यास्त का, तो वेस्ट में, तो ईस्ट में तो होगा ही। और 5 बजे शाम है, तो 5 गुना 15, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात है। वह देशांतर जो प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करती है, तो कौन होगा। हम लोग जानते हैं कि यमोत्तर क्या होगा, जैसे यह पृथ्वी है, यह नॉर्थ पोल, यह साउथ पोल, तो यह यमोत्तर इस तरह से यह नॉर्थ टू साउथ ही पृथ्वी को जोड़ती है। तो एक यमोत्तर यह 0 डिग्री, इसके अपोजिट में कोई होगा तब ना यमोत्तर, 2 यमोत्तर मिलाने पर 360 डिग्री होता है, एक यमोत्तर बराबर 180 डिग्री, तो दूसरा यह होगा। तो 0 डिग्री के अपोजिट में कौन है, तो 180 डिग्री देशांतर होगा। आगे देखिए, 9वीं शताब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण यानी पहले सूर्योदय भारत के किस एक यमोत्तर यानी मेरिडियंस यमोत्तर यानी देशांतर में दिखाई देगी,
ये पूछ रहा है कि अगर पहला शताब्दी हो या कोई भारत में सबसे पहला सूर्योदय किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो भारत के पूर्वी भाग में। तो पूरब कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। जगह का नाम किबुथु है। क्या नाम है, किबुथु। और वहाँ पर ये कितना है उसका देशांतर, तो 93.30 पूर्वी देशांतर की बात है। किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है, प्रधान मध्य रेखा। यानी जैसे भारत का स्टैंडर्ड टाइम किससे निर्धारित होता है, तो पूरी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड टाइम किससे होगा, तो ग्रीनविच यानी जीएमटी से निर्धारित होगा। उसी जीएमटी के आधार पर पूरी दुनिया में किसी भी देश है, जैसे 0 डिग्री जीएमटी है और भारत में 82.5 या भारत के बीचों बीच भारत को गुजरती है, जो इलाहाबाद से गुजरती है। इसी को आधार बनाकर इससे कितना, तो 82.5 पूर्व में है, तो 5.5 घंटा प्लस कर दिया गया है और वह भारत का समय हो गया है। तो प्रधान मध्य रेखा किसको कहते हैं, तो 0 डिग्री को कहते हैं। प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो यह बहुत से देशों से गुजरती है। इंग्लैंड से गुजरती है, बहुत सारे स्पेन से होकर गुजरती है, बहुत सारे अफ्रीका के देशों से होकर गुजरती है। उसमें रहा होगा कि नाइजीरिया से नहीं गुजरती है। प्रधान यामोत्तर गुजरती है तो 9 देशों से, देख लीजिए, यूके, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना तथा अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है। अकरा, यहाँ देखिए, अकरा, डबलिन, मैड्रिड एवं लिस्बन में से जिसका जीएमटी के समान समय है। तो जीएमटी के समान समय किसका किसका है, तो अकरा घाना की राजधानी, डबलिन और लिस्बन यानी पुर्तगाल की राजधानी। लेकिन जो मैड्रिड है यह जीएमटी पर अवस्थित नहीं है। ग्रीनविच मध्य समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का सही क्रम क्या होगा, तो जीएमटी से सबसे पूर्व का देश कौन है, उगते हुए सूरज का देश जापान। तो यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होगा। जापान के बाद कौन सा देश आएगा, तो जापान भारत से भी पूर्व में है। जापान के बाद में अगर आसियान देश आते हैं उसका तो भारत है। भारत के पश्चिम में कौन है, तो इराक है। तो सबसे पहले सूरज जापान में होगा, उसके बाद सूर्योदय इराक में होगा। इराक से और पीछे है तो मेडिटेरियन वाला क्षेत्र में यानी ग्रीस में होगा। उसके बाद में प्रधान यामोत्तर रेखा है और अटलांटिक महासागर में आते हैं, तो वहाँ पर क्यूबा है पहले पड़ता है, यह द्वीप है। और उसके बाद कोस्टा रिका है, यानी सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, तो जापान, फिर इराक में होगा, फिर ग्रीस में यानी यूनान में। उसके बाद प्रधान यामोत्तर पर सूर्योदय होगा, तब अटलांटिक महासागर में क्यूबा में, और यह करेबियाई देश है लेकिन यह तट से सटा हुआ है, अतः उसके बाद में यहाँ पर सूर्योदय होगा। जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन यानी यामोत्तर पर दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। उस स्थान का देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड क्या है, यानी प्रधान यामोत्तर जो 0 डिग्री है वहाँ पर क्या हो गया, तो 12 बज गया। अब पूछ रहा है कोई ऐसा जगह बताइए जहाँ पर लोग अभी सुबह की ही चाय पी रहे हैं, यानी वहाँ पर अभी सुबह ही सूर्योदय हुआ है, यानी इससे के पश्चिम में है वह क्षेत्र, तो 90 डिग्री। 6 घंटे की बात हो रही है, तो 6 गुना 15 यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री पूर्व होता तो वहाँ पर शाम हो चुका होता, लेकिन 90 डिग्री पश्चिम की बात है तो अभी वहाँ पर सुबह ही हुआ है। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा जाता है, भेज दिए, मान लेते हैं ग्रीनविच है, यहाँ से तार चल दिया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लग गया, तो 12 + 12 यानी 12:12 पर चला यहाँ से। वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुँच गया, यानी 12 मिनट समय लगा, लेकिन वह जहाँ पहुँचा वहाँ पर 6 बजे शाम हो रहा था। तो नगर का देशांतर बताइए, तो 12 बजे से भेजे यहाँ से, पहुँचा कहाँ, 6 बजे शाम को, यानी 6 घंटा का अंतर हो गया। 6 घंटा यानी कितना, तो 6 यानी 15 गुना 6 बराबर 90 डिग्री देशांतर। शाम का समय था यानी कि वह पूरब के किसी देश में गया था, तो 90 डिग्री देशांतर होगा, लेकिन 12 मिनट तो उसको भेजने में ही लग गया था। तो 12 मिनट यानी 1 मिनट 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 12 मिनट बराबर कितना होगा,
3 डिग्री समय उसमें से माइनस कर लेंगे, 90 माइनस 3 यानी 87 डिग्री पूर्वी देशांतर के क्षेत्र में वह तार कहाँ से, तो ग्रीनविच यानी इंग्लैंड से भेजा गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय जो 0 डिग्री है वह टाइम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम वहाँ से निर्धारित होता है, वहाँ दिन का निर्धारण होता है। कहाँ, तो यह पृथ्वी है, इसका एक तरफ यह 0 डिग्री है और इसके अपोजिट साइड जो कहाँ है, तो 180 डिग्री, वह पूर्व भी कहिए या उसको पश्चिम भी कहिए, दोनों वही है जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है और वह चीक चेक है। सारे यम उत्तर रेखाएँ या लेटीट्यूड क्या है, तो एकदम बराबर बराबर है, लेकिन जो 180 डिग्री है वह सीधा नहीं है, उसको इस तरह से बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जो रास्ते में कोई द्वीप आ रहे थे, बहुत सारे देश हैं, उसको बचाने के लिए, ताकि उसमें दिन का अंतर न हो जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है कहाँ से, तो प्रशांत महासागर से। अगर आप इसको क्रॉस कर जाओगे तो एक दिन या तो आप खो दोगे या एक दिन गेन कर लोगे। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का समय होगा, सही बात। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, यह सही बात, दोनों बात है, यानी ए आर सही है और ए की व्याख्या आर ए की व्याख्या करता है। ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं है, कहाँ, तो वही जो सीधा नहीं होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात है। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तब, तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय पर क्या होगा, उत्क्रमित कर दें, यानी हम लोग पलट देते हैं। चलिए, तब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी वहाँ पर 180 डिग्री पर क्या हो गया, अभी वहाँ पर दोपहर यानी 12 बज रहा है, तो भारतीय मानक समय पर क्या होगा, तो भारत कहाँ है, तो यहाँ पर 82.5 डिग्री भारत पूर्व में था, तो अभी इस 180 डिग्री में से 82.5 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5.5 घंटा का ही ना अंतर है, तो यहाँ पर अपोजिट कर दिया गया, यानी पहले सूरज इधर से चलता था तो 0 डिग्री था, अब जो 0 डिग्री ग्रीनविच वाला था वह 180 डिग्री हो जाएगा और जो 180 डिग्री था वह 0 डिग्री हो जाएगा, तो 5.5 घंटा का अंतर होगा, बराबर ही है, तो 6:30 बजे सुबह होंगे भारत में। वह जल डमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, कौन है, तो एक तरफ अलास्का क्षेत्र है, एक तरफ रसिया का क्षेत्र, बीच से यह बेरिंग जल डमरू मध्य से गुजरता है। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश एवं देशांतर में से कौन सा मार्ग बनाना चाहिए, किसका, तो देशांतर को अपना मार्ग बना लेना चाहिए, तो वह जल्दी पहुँच जाएगा। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे का अभी सुबह का है, प्रातः है, मॉर्निंग है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम में 3 बजा हुआ है, 3 बजे का सुबह है, तो उस जगह की देशांतर रेखा कितना होगा, तो यहाँ देखिए ग्रीनविच में 3 बजे के सुबह है और उसका जगह अभी 6 बजे का प्रातः है, यानी वह 3 घंटा अभी आगे है, मतलब तो 3 घंटा बराबर कितना, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, तो 3 घंटा बराबर 45 डिग्री ईस्ट होगा। विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा से संबंधित कुछ क्वेश्चन आता है, देख लेते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग 40,000 किलोमीटर। भूमध्य रेखा गुजरती है किसने देशों से, तो 13, कौन कौन, याद कर लीजिए, साओ टोम प्रिंसिप, और प्रिंसिप एक देश है, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये सब के सब कहाँ के हैं, तो यह अफ्रीकन महादेश के हैं। फिर मालदीव, इंडोनेशिया, ये दोनों एशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये सभी तो साउथ अफ्रीका के देश हैं। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है लेकिन दैनिक तापांतर अधिक होता है, कौन है, तो वह भूमध्य रेखा है। कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर में से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित देश कौन है, तो वह नगर कहिए, तो वह है सिंगापुर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से होकर गुजरती है
वह महाद्वीप कौन है? तो वह एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है। अब कर्क एवं मकर रेखा से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का 49 कितना होगा? यानी मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर सूरज क्या होगा? तो लंबवत चमकता है। लेकिन पृथ्वी क्या है? तो 23.5 डिग्री का तो पृथ्वी झुका ही हुआ है, तो 90 डिग्री तो हो नहीं सकता है। इसमें से 90 डिग्री में से 23.5 डिग्री घटा दीजिए तो 66.5 डिग्री आंसर होगा। कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से? तो अमेरिका के USA से, मैक्सिको, फिर अफ्रीका में आइए बहमास, ये अफ्रीका नहीं है, यह कैरेबियन द्वीप है, माती, मारितानिया अब अफ्रीका में, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, फिर एशिया में सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान से नहीं गुजरता है याद कर लीजिए, ईरान से भी नहीं, म्यांमार, चीन, ओमान एवं ताइवान से होकर गुजरती है कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात है। और मकर रेखा या दक्षिणी ध्रुव वाली तो ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, ये फ्रांस का टेरिटरी है, बोत्सवाना एवं नामीबिया से होकर गुजरती है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब क्या होगा? तो उत्तर पश्चिमी भारत में हाई प्रेशर होगा, यानी मकर रेखा पर लंबवत यानी दक्षिणी ध्रुव में अभी गर्मी का दिन है, तो उत्तर भारत में क्या होगा? ठंडा। तो भारत में क्या होगा? भारत में ठंडा का दिन होता है हाई प्रेशर, और दक्षिणी ध्रुव पर लो प्रेशर गर्मी उधर है, यहाँ पर उच्च वायु दाब विकसित हो जाएगा। अब दिन रात से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे विषुव यानी इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल होते हैं। कब कब होते हैं? 2 बार। जब सूरज पूरी दुनिया में क्या होगा? दिन और रात के समय बराबर होती है। जब दिन और रात बराबर होते हैं तो कब होगा? यह 20 और 21 मार्च को तथा 22 एवं 23 सितंबर को पूरी दुनिया में दिन और रात का समय बराबर होगा। वर्ष भर रात और दिन बराबर होगा कहाँ? तो पृथ्वी के बिचला क्षेत्र जो भूमध्य रेखा उसको कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा कहाँ? तो विषुवत रेखा पर। और उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होगा? जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में होगी, यानी 21 व 22 दिसंबर को, 21 व 22 दिसंबर। और इक्विनॉक्स कब होगा? तो 20 और 21 मार्च। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको बसंत इक्विनॉक्स। और यह शीत यानी 22 और 23 को शीत इक्विनॉक्स है, ये जो सितंबर में होता है। और वर्ष का सबसे बड़ा दिन जिस दिन सूरज पृथ्वी के कर्क रेखा पर होगी, यानी 20 व 21 जून को नॉर्थ में। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो 21 व 22 दिसंबर को। वहीं ग्रीष्म अयनात तो 20 व 21 जून को ग्रीष्म अयनात। और वह तिथि जिसमें दोपहर को आप अपनी छाया सबसे छोटी देखेंगे जब सूरज हमारे ऊपर हो सर पर, यानी उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है तो 21 जून की बात है। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं भूगर्भिक इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं। वह विद्वान जिसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है, तो उनका नाम क्या है? ओ स्मिड। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग करते हैं वह है, उसको क्या कहते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि। क्या नाम इसका? यूरेनियम डेटिंग विधि। महान हिमयुग का संबंध है प्लीस्टोसीन युग से। किससे? तो प्लीस्टोसीन युग से संबंध है। वह काल जिसको प्रायः लघु हिमकाल माना जाता है, तो कौन सा समय है? तो 1300 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी के काल का, यानी भारत में सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक की बात लीजिए, और 1870 यानी अंग्रेजों के काल भी मान लेते हैं। डायनासोर का काल था आज से लगभग 6 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व डायनासोरों का काल था। महाद्वीपों के अलग होने का कारण है विवर्तन की क्रिया। और भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल है। कौन कौन गोंडवाना लैंड? तो पूरी दुनिया के 2 भाग हैं, एक गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। तो गोंडवाना लैंड में दक्षिणी क्षेत्र कौन कौन? तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के क्षेत्र, ये सब गोंडवाना लैंड के भाग हैं। वहीं अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और यूरेशियन क्षेत्र, ये सब अंगारा लैंड के भाग आते हैं।
पृथ्वी और मूलतः एक ही विशाल खंड था, यानी एक ही महाद्वीप था। उसका नाम क्या था? सुपर कॉन्टिनेंट, तो पेंजिया। महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का कौन भाग नहीं है? तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, यूरेशिया का क्षेत्र, ये सब भाग नहीं है। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के समय के प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य का काल क्या है? यानी पहला हम लोग का जीवन से संबंधित जो साक्ष्य मिलता है वह कितना पुराना है? 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व का है। वे घटना है जिसने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा। कौन? तो महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमानी चक्र, यानी ग्लेशियर चक्र की बात हो रही है। वलन क्रिया के परिणाम क्या होगा? तो इसके परिणाम स्वरूप पर्वत निर्माणकारी बल यानी पर्वत बनता है, पर्वत का निर्माण होता है, जैसे हिमालय। पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो पृथ्वी के पृष्ठ है, इस पर मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण सब के जिम्मेवार हैं। अब हम लोग चट्टान के बारे में पढ़ेंगे।